हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड के बारे में। तो इस पर ये मेरा सेकंड वीडियो है और ऑलरेडी इस पर मैंने पहला वीडियो बनाया था 4-5 महीने पहले। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये है वो वीडियो और यहाँ पर पूरा कंप्लीटली डिटेल में मैंने बनाया था। ये 27 जनवरी 2022 को ये वीडियो मैंने डाला था। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताया था, जो भी ये शेयर के बारे में मुझे लग रहा है, और ये चीज़ें कम्प्लीटली मैंने इसको एनालाइज़ किया था। तो इसके बाद इसमें काफ़ी यहाँ पर आपको चेंजेस देखने मिली। तभी 161 का प्राइस था। ठीक है, 5 महीने पहले की बात है ये, और 5 या 6 महीने पहले। तो उसके बाद ये शेयर में क्या और चेंजेस हमको देखने मिली है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और मैं आपको कम्प्लीटली यहाँ पर डिटेल देने वाला हूँ। तो सबसे पहले फिर से मैं आपको, अगर जो लोग नए हैं उनके लिए कंपनी के बारे में डिटेल्स दे देता हूँ। तो कंपनी का एक्चुअली बिज़नेस क्या है, तो ये केबल्स का बिज़नेस है। जैसे नाम में ही आपको पता चल गया होगा कि ये केबल्स का ही बिज़नेस होगा, यूनिवर्सल केबल्स यानी। और एमपी बिरला ग्रुप की कंपनी है, बिरला ग्रुप के अंदर ये कंपनी आती है। और ये यहाँ पर आपको और भी चीज़ें, कंपनी क्या क्या बनाती है यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कंपनीज एमपी बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड मैन्युफैक्चर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स, पावर कैपेसिटर्स, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर, कंट्रोल एंड रिले पैनल्स एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। ये इसके प्रोडक्ट यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे, यही इनके प्रोडक्ट है। तो देख लो एक बार, कंप्लीटली देख लो, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी एक्चुअली बिज़नेस क्या करती है। फिर वो बिज़नेस क्या करती है ये पता चलने के बाद आपको ये देखना है कि उसके कंपनी का शेयर किस तरीके का है, उसका परफॉर्मेंस किस तरीके का है। तो ये भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी एक्चुअली कमा कितना रही है ये भी आपको पता होना चाहिए, उसके फाइनेंशियल पता होने चाहिए, उसका शेयर का परफॉर्मेंस पता होना चाहिए। तो NSE BSE पे इसका शेयर देख लो, दोनों जगह आपको ट्रेडिंग के लिए मिल जाएगा, या बाय या सेल करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और 156 का भाव चल रहा है। और मैंने जब इसको यहाँ पर बताया था तो वो टाइम पे आप देख सकते हो 161 का भाव तभी चल रहा था। तो फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये डाउन में नज़र आ रहा है। 161 से देख लो काफ़ी थोड़ा कम ही आपको 4-5 रुपये ही ये अभी कम नज़र आ रहा है। तो फिलहाल इसने अप एंड डाउन दिखाए हैं। 125 के लो तक ये जाके अभी रिकवर हो चुका है। तो ऐसे, और 194 का हाई से ये काफ़ी गिरा भी है। तो 194 का हाई कब था, 125 का लो कब था, ये भी हम देखेंगे। और स्ट्रेंथ इसके अंदर 11 है, तो 11 स्ट्रेंथ है। तो 11 में से एक यहाँ पर बताई है कि जिसका ये मतलब बताया कि राइजिंग नेट कैश फ्लो है। जो कंपनी का कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, पैसा आना जाना चाहिए कंपनीज़ के ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये चीज़ें कंपनी में है और ये ही इसका स्ट्रेंथ है। और ऐसे 10 और स्ट्रेंथ है जो कंपनी के लिए और भी अच्छे हैं। और वीकनेसेस की बात करेंगे तो जस्ट 3 वीकनेसेस है जिसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो 3 में से जस्ट एक आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर वो कौन सा है, तो इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ शेयर होल्डर फंड। ये शेयर होल्डर का फंड है, इसका यूज़ प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो 550 करोड़ तक का कंपनी के पास मार्केट कैपिटल है और उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा है। इनएफिशिएंट, इफिशिएंट मतलब पूरा यूज़, इनएफिशिएंट मतलब पूरा का पूरा फंड का प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। और अपॉर्चुनिटीज़ 4 है कंपनी के अंदर। पॉजिटिव ब्रेकआउट बता रहा है 3rd रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ऊपर की तरफ जाते हुए ये रेजिस्टेंस तोड़ते जाता है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा ये बता रहा है। ब्रेकआउट तोड़ा है इसने, 3rd वाला भी रेजिस्टेंस तोड़ चुका है, इस वजह से ऊपर की मूवमेंट ये दिखा रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर सोचोगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। और इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, तो ये भी चीज़ हम देखेंगे कि कंपनी अदर इनकम पे भी ज़्यादा डिपेंड है। तो वो भी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। तो
कि अदर इनकम कितना है कंपनी का, तो ये एक थ्रेट होता है। तो एक्चुअली कंपनी को जो मेन उसका बिजनेस है उसी के इनकम पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए। और डिविडेंड की बात करेंगे तो देखो कंपनी में फ़िलहाल 1% के लगभग डिविडेंड आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपके इन्वेस्टमेंट पे कुछ ना कुछ आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली आपको 1% एवरी ईयर मिल जाएगा। डिविडेंड देखो मोस्ट ऑफ कंपनीज देती नहीं है, और कोई कोई देता है तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ही होता है। मेन कोई भी डिविडेंड की वजह से लोग ज़्यादा शेयर मार्केट में नहीं आते। तो मेन उनका मोटिव होता है या उनका मेन गोल होता है वो है रिटर्न्स ज़्यादा से ज़्यादा या पैसा डबल करना, ट्रिपल करना, ये होता है। तो ये मोटिव किसी का ज़्यादा होता नहीं है कि हमको जस्ट डिविडेंड लेना है, ठीक है। तो कम से कम थोड़ा बहुत जो भी मिल रहा है ये आपके लिए प्रसाद है, समझ लो, ठीक है। और ये फेस वैल्यू यहाँ पर 10 का है, पीबी इसका 1 से कम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सेक्टर का पी इसका 39 है और पी इसका खुद का 7 का है। तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपको 1 रुपये कमाने के लिए आपको 7 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, ये इसका मतलब होता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे शेयर मिल रहा है, ईपीएस भी अच्छा है इसका, ठीक है। और एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो एडवांस चार्ट देखो कंटिन्यूसली काफ़ी ये गिरता हुआ हमको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो गिरा और थोड़ा अप गया फिर गिरा, तो ऐसे शेयर्स ज़्यादा आपको लॉस नहीं कराते, क्योंकि अप एंड डाउन होते रहते हैं इस वजह से। नहीं तो कभी भी डाउन जाएगा तो सडनली अप भी जा सकता है कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था कंपनी ने 15 सितंबर को, फिर उसके बाद डाउन दिया, फिर अप गया तो डाउन गया। तो आप इसमें से जल्दी ऐसे शेयर्स में से निकल भी सकते हो, लेकिन आपका एक काम करना होता है कि यार आपको जब ये डाउन पे मिले तो खरीदो, ताकि आपको और प्रॉफिट अच्छा मिले करके, ठीक है। तो हर एक डाउन पे ख़रीदना चाहिए। तो ये तो मेरी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन ऐसा करने से आपको थोड़ा प्राइस और आपका प्राइस जो होगा वो एवरेज हो जाएगा, और उसकी वजह से आपको ज़रा बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है। तो ये ऐसे शेयर में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हर एक गिरावट में ख़रीदते हैं और टॉप पे बेच देते हैं, फिर गिरावट में ख़रीदते हैं, फिर टॉप पे बेच देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा लोग कमा लेते हैं। और 5 साल की अगर इसके चार्ट की बात करेंगे तो 5 साल में देखो ये शेयर ने किस तरीके के रिटर्न दिए हैं। तो जस्ट ये 98 का शेयर था और इसने हाई बनाया था लगभग देख लो 349 का। तो वहाँ से काफ़ी गिरा फिर से। तो गिरने के बाद ये इसका शेयर का भाव बन गया, यहाँ पर आप देख सकते हो 67 का, ठीक है। कहाँ ये 367 या 349 और यहाँ पर 67। तो ये काफ़ी गिरावट ये शेयर में जस्ट ये मार्च के 2020 में देखने मिली कोविड के वजह से। फिर वहाँ से एक शेयर फिर से रिवर्सल मारता है और यहाँ पर एक हाई बना देता है 217 का। फिर वहाँ से काफ़ी फिर से गिरावट हमको देखने मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लो और इसकी बात नहीं की। तो यहाँ पर हाई जो इसने मारा था 1 साल में, तो हाई ये यहाँ पर ही है जो स्टार्टिंग में था हाई इसका 194 का, लेकिन लो जो मारा है वो रिसेंटली ही मारा है इसने, ठीक है। तो इसका रिसेंटली लो 125 का हो चुका है और वहाँ से ये रिकवर हुआ है, ठीक है। तो इसने जस्ट रिसेंटली मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जस्ट जून के अंदर मारा था ये लो, और वहाँ से काफ़ी रिवर्स इसने मारा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके मैक्स के चार्ट। तो मैक्स में ये शेयर देखो किस तरीके का परफॉर्म किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 7-8 रुपये का शेयर, ये 4 रुपये का भी एक टाइम पे शेयर हुआ करता था। 4 रुपये का शेयर भी आपका समझ लो कि 10-20 साल के अंदर यहाँ पर आपको 300-350 का भाव आपको नज़र आ जाता है। तो ये एक चीज़ अच्छी होती है। 3-4 रुपये का शेयर अगर आपका 30 भी हो जाता है तो 10 गुना हो जाता है, लेकिन 300 हुआ तो 100 गुना हो गया। तो ये चीज़ अच्छी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके के रिटर्न्स आपको ऐसे शेयर्स में मिल जाते हैं सही से आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो, ठीक है। तो एक्चुअल में मेन इसीलिए लॉन्ग टर्म में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेते हैं, और लॉन्ग टर्म ही मोस्ट ऑफ लोगों को वेल्दी बनाता है। तो मेजॉरिटी लोग लॉन्ग टर्म की तरफ जाए। तो यही मेरा सुझाव रहेगा कि हर एक को यही सोचना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी करने चाहिए कुछ शेयर्स,
तो यहाँ पर इसके 1 वीक के परफॉर्मेंस देखो तो 6-6.5%, 1 मंथ के 19% है, 3 महीने के 7.5% के नेगेटिव रिटर्न है YTD, यानी जनवरी से अभी तक जो भी इन्वेस्टेड है उनको 9.5% का लॉस हुआ है। 1 साल से जो इन्वेस्टेड है उनको 17-18% का लॉस है। 3 साल से इन्वेस्टेड है उनको 8% का लॉस है। और यूनिवर्सल केबल का यहाँ पर एक मार्च के रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। ईयर ऑन ईयर इसके जो यहाँ पर नेट सेल्स है वो 41% से बढ़े हैं, तो ये एक चीज़ अच्छी है। 495 का 594 का यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने मिला है, और यहाँ की जनता इसको कम्प्लीटली सेल करने के लिए बोल रही है, तो आगे हम देखेंगे। और यहाँ पर कुछ ये कमेंट्स होते हैं कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये कंपनी के बारे में। और यहाँ पर मैं नीचे आपको इसके फाइनेंशियल दिखाना चाहूँगा। तो रेवेन्यू आप देख लो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है कि रेवेन्यू कंपनी का अच्छा हो रहा है, सेल्स अच्छा हो रहा है, और नेट प्रॉफिट साथ साथ में यहाँ पर देख सकते हो 2 साल अच्छा चला, फिर यहाँ पर डाउन साइड देखने मिला। 2021 में तो कंपनी ने लॉस भी किया, तो इसके पीछे कोविड का भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि सेल ही नहीं होगा, दुकानें बंद होगी, बिजनेस बंद होगा तो कैसे चलेगा। तो फिर उसके बाद ये 2022 में फिर से रिकवर भी हुआ, तो थोड़ी एक चीज़ अच्छी राहत मिली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी प्रमोटर की प्लेजिंग नहीं है, यानी प्रमोटर ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखे हैं। ये जून तक के क्वार्टर के रिजल्ट्स बताए हैं, क्वार्टरली इसके होल्डिंग बताई है। तो यहाँ पर आप 61 पॉइंट या 62% आप पकड़ लो कि प्रमोटर के पास है, और पब्लिक के पास 36% है। और यहाँ पर आप देख सकते हो DIS के पास भी अच्छे शेयर से, यानी म्यूचुअल फंड के पास भी है इसके होल्डिंग, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास भी है यहाँ पर, ठीक है। तो सभी का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ फॉरेन के इन्वेस्टर नहीं है, ठीक है। तो मेजॉरिटी लोगों के पास तो है शेयर्स, और प्रोमोटर के पास खुद के पास भी होने का एक अच्छा ही चीज़ होता है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़े स्क्रीनर का डेटा दिखा देता हूँ। तो स्क्रीनर इसके बारे में क्या बोल रहा है ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्क्रीनर इसके बारे में क्या बोल रहा है। तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 9-9.5% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये थोड़ा थोड़ा कम ही है, ठीक है। तो रिटर्न्स कैपिटल एम्प्लॉय इसीलिए तो बोला कि ये इनका इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल, तो या शेयर होल्डर फंड इसका प्रॉपरली यूज़ करके ये रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा है। नहीं तो ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट और कर सकता है, सेल्स अच्छा हो सकता है, प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। तो ये चीज़ें प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रही है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। और ये बुक वैल्यू भी अच्छा है इसका, ठीक है। तो 373, तो ये नेट असेट हो जाता है, तो बुक वैल्यू अच्छा ही होना चाहिए। और यहाँ पर इसके हम प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो बुक वैल्यू ही एक अच्छी चीज़ है, और ये गुड एक्सपेक्टेड क्वार्टर यहाँ पर एक पॉजिटिव बता रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे मैंने बात किया काफ़ी कम है, और अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम जो 77 करोड़ का है। अर्निंग में अदर इनकम पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके वजह से रिजल्ट कैसे लगते हैं कि यार रिजल्ट कंपनी के अच्छे हैं, लेकिन अदर इनकम कभी तो आता है कभी नहीं आता है। तो अदर इनकम पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी कंपनी को। और यहाँ पर डिविडेंड पे आउट आप देख सकते हो कि कंपनी का लगभग 6.5% है, तो ये भी थोड़ा नेगेटिव चीज़ है, तो ज़्यादा होना चाहिए ऐसा इनको लगता है। कंपनी हैज़ हाई डेटर्स, ये तो कंपनी के डेटर्स जो है या कंपनी जिनको माल बेच रही है वहाँ से पैसा टाइम टू टाइम नहीं आता है, ये एक चीज़ ख़राब बता रहा है। 194 डेज़ का यहाँ पर टाइम बता रहा है, इतना तक टाइम लगता है इनको पैसा आने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये 4th नंबर पे आती है पेयर कंपैरिजन में इसके मार्केट कैपिटल की वजह से, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर ये 2nd नंबर पे जो डिविडेंड अच्छा देने में, ठीक है, उसके पहले दूसरी कंपनी देती है। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट्स तो देखो कंटिन्यूसली एवरी क्वार्टर में 33, 29, 28, 0, 2 बार 0 किया, यानी ये मार्च और जून में, क्योंकि ऑलरेडी वो टाइम पे बिजनेस ही नहीं होगा 2020 में क्योंकि कोविड के वजह से। लेकिन उसके बाद तो कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, और सितंबर क्वार्टर में थोड़े कम हो गए, फिर दिसंबर क्वार्टर में थोड़े बढ़ गए, अभी के क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये अदर इनकम के वजह से ही ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि अदर इनकम कभी ज़्यादा है कभी कम है, ठीक है। और कंपनी का 6-8% का यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन है। और
यहाँ पर और कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट भी कर रही है। यहाँ पर ये भी देख लो, कंपनी 25 करोड़ का तो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, तो कंपनी पे कर्जा भी है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो हम नीचे ये भी डिटेल में देख लेंगे। और यहाँ पर 2017 से प्रॉफिट एंड लॉस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल्स 817 है 2017 के, फिर उसमें बढ़े, सेल्स बढ़ता गया और यहाँ पर 2022 तक देखो 1800 करोड़ तक का कंपनी ने सेल किया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आ रहा है। 6-7% का है, 7% का है फ़िलहाल 2 साल से। और यहाँ पर अदर इनकम की बात की थी हमने, ऊपर देखा तो ये ही है अदर इनकम। तो ऑलरेडी कंपनी अदर इनकम पे ज़्यादा ही डिपेंड है, इसीलिए ये एक थ्रेट की बात उन्होंने बताई थी जो हमने मनी कंट्रोल पे देखा। और इंटरेस्ट भी देखो उतना ही लगभग कंपनी को पे करना पड़ रहा है, तो अदर इनकम के वजह से ये निकल जाता है। ये समझ लो इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया तो ये अदर इनकम में चला गया, और जो भी कमाया हुआ है वो यहाँ पर आपको प्रॉफिट में नज़र आता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट में नज़र आ जाता है बाकी सब कटने के बाद। और यहाँ पर हम इसके CAGR देखेंगे कि अगर आपने इसमें 10 साल पुराना इन्वेस्टमेंट अगर आपका होता 10 साल से, इसमें हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो 10 साल से आप ये कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हो तो 15% के रिटर्न आपको मिल जाते। तो 15% के हिसाब से अगर आपका 1 लाख रुपया भी लगा होता ये कंपनी के अंदर, तो आपके 10 साल में कितने बन जाते ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर 1 लाख रुपये आपने लगाए होते 15 साल के हिसाब से, तो आपके बन जाते जस्ट 4 लाख रुपए। तो यानी समझ लो कि आपके 4 गुना पैसा हो जाता 10 साल के अंदर 15% के रिटर्न से। तो ये शेयर ने आपको 10 साल में कोई घाटा नहीं देती फिलहाल अभी के प्राइस के हिसाब से। अगर अभी का प्राइस अगर ये हाई पे होता 300-350 का होता तो शायद आपके रिटर्न्स और भी ज़्यादा होते। तो इस वजह से ये कि डेटा जैसे कैलकुलेट, लेकिन देखो ये म्यूचुअल फंड से भी बेटर रिटर्न है क्योंकि म्यूचुअल फंड 12% पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड से स्टॉक ने बेटर भी दिया, प्लस आपको साथ साथ में आपको 1% एवरी ईयर आपको डिविडेंड भी मिला होगा, कभी 1%, 1.5%, कभी आधा %। तो जैसे जैसे कंपनी ने डिविडेंड दिया वैसे आपको मिलते भी गया होगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो भी आप देख सकते हो ये इसके बोरोविंग्स, तो वो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट होती है, वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी पे एक्चुअली कर्जा कितना है। तो कर्जा यहाँ पर देख लो कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया कंपनी पे कर्जा। अभी 694 करोड़ का यानी लगभग 700 करोड़ का कंपनी पे कर्जा है। और ये कर्जे के वजह से मैं बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ कंपनीज़, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी डूब जाती है, लेकिन कंपनी का कर्जा मैनेजेबल होना चाहिए, लोन मैनेजेबल होना चाहिए। तो कंपनी का कर्जा मैनेजेबल है या नहीं ये भी हमको कैसे पता चलता है, उसके पास रिजर्व ऑलरेडी पड़ा होना चाहिए। तो कंपनी के पास रिजर्व में 1260 करोड़ पड़े हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके कंपनी प्रॉफिट में से देगी, रिजर्व में से तो जल्दी निकालते नहीं कोई भी पैसा। ठीक है, तो फिलहाल और नेट असेट की भी हमने बुक वैल्यू भी देखा तो बुक वैल्यू भी अच्छा है। तो कर्जा मैनेजेबल है, कंपनी कैसे भी करके कर्ज कम कर सकती है और आगे हमको यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो फिलहाल 15% के रिटर्न्स है, तो ये कंपनी ने हमेशा रिटर्न्स दिए हैं। और ये शेयर में मैं इन्वेस्टेड हूँ जब मैंने ये वीडियो डाला था तब से या उससे थोड़ा पहले। लेकिन यहाँ पर मैं अभी जैसे ही इसमें से निकल जाऊँगा या जितना भी प्रॉफिट लूँगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो जितने भी मेरे पास शेयर है उसमें से मैं प्रॉफिट करके ही दिखाता हूँ। तो नॉर्मली मैं स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सभी चीज़ें करता हूँ। तो ये फ़िलहाल शेयर मैं जस्ट लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैंने इसको ख़रीदा है। तो ये शेयर में से जब भी प्रॉफिट होगा, और फ़िलहाल ये जल्दी भी हो जाता, लेकिन ऑलरेडी सभी मार्केट गिरे थे, ग्लोबल मार्केट कहे या इंडियन मार्केट सभी तरीके के या एशियन मार्केट सब जगह के, और मोस्ट ऑफ तो कितने सारी कंट्रीज़ या उनके इकोनॉमिक क्राइसिस भी आने लगे। तो बहुत सारे अभी प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, इस वजह से बहुत सारी कंपनीज डाउन में है। उनका बिज़नेस अगर वो बाहर से बिज़नेस करती है, अदर कंट्रीज़ के साथ बिज़नेस करती है, तो वहाँ पर भी उनको प्रॉब्लम ही होगा। तो मेन चीज़ें ये प्रॉब्लम की वजह से और महंगाई, ये सारी चीज़ों की वजह से ऑलरेडी मार्केट काफ़ी सुस्त हमको नज़र आ रहा है या काफ़ी गिरावट हमको इसमें देखने मिली थी। लेकिन फ़िलहाल तो अभी सुस्त हो गया है मार्केट, और ये तो जब ये भागना चालू करेगा, फ़िलहाल तो ये शेयर आज के दिन भागा है,
ठीक है। तो आज के दिन यानी लगभग आज 22 जुलाई 2022 को ये भागा है 7% तक। तो इसने आज के दिन में एक ही दिन के रिटर्न से इसके, तो ये होता है शेयर मार्केट, एक दिन में कभी कभी 7%, एक दिन में कभी 20%। तो ऐसे रिटर्न्स आपको दुनिया में किधर भी नहीं मिलेंगे जो शेयर मार्केट में मिलते हैं। इसी वजह से शेयर मार्केट से हर कोई कमाना चाहता है, और इसीलिए हम भी है और आप भी हो, और ऐसे बड़े से बड़े लोग भी इसी के ऊपर डिपेंड है, बड़ी से बड़ी कंपनी इसी पे डिपेंड है। तो आप अगर लगता है कि यार शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता है, लेकिन आपके पास पेशेंस होना चाहिए। हर टाइम मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। तो फिलहाल हम तो मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, और हम जब मार्केट सुस्त चल रहा है तो हम भी आराम से उस चीज़ को देख रहे हैं। और मार्केट भागेगा, जब शेयर्स प्रॉफिट देंगे तब हम उसको निकालेंगे, और जब शेयर गिरता है तब हम उसको खरीदेंगे। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी होती है, और इसी के वजह से हम प्रॉफिटेबल है। और प्रॉफिटेबल के सारे वीडियोज़ मैंने मेरे चैनल पे डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि कितने शेयर्स में मैंने प्रॉफिट लिया है अभी तक। तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको ये चैनल पे बताई है। और यहाँ पर ये शेयर में से भी जब भी मैं प्रॉफिट लूँगा तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।